नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़िता का रातों रात अंतिम संस्कार क्यों किया गया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान यूपी सरकार ने कहा कि हिंसा की सूचना होने के कारण पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में ही किया गया। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी केस पर आए फैसले का हवाला दिया है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया और बताया कि फैसले से पहले परिवार से इजाजत भी ले ली गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार चाहती है कि हाथरस केस की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हाथरस के बुलगड़ी गांव में मृत दलित युवती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के विपक्ष पर हमला करने के कदम को बसपा मुखिया मायावती ने घटिया चाल बताया है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हो चुकी मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार से इस प्रकरण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने को कहा है। मायावती ने कहा कि हाथरस कांड की आड़ में प्रदेश के विकास को प्रभावित करने की जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश पर विपक्ष पर आरोप लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का आरोप सही है या चुनावी चाल, ये तो समय बताएगा। बसपा मुखिया ने कहा कि फिलहाल तो जनमत की मांग है कि यूपी की सरकार हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने का काम करे और अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करे तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि वैसे हाथरस कांड में पीड़िता और उसके परिवार के साथ जिस प्रकार का गलत और अमानवीय व्यवहार किया गया, उससे देश भर में काफी रोष और आक्रोश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास समय है कि वो अब अपनी गलती सुधारें। वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हों, वरना प्रदेश में इस तरह के जघन्य घटनाओं को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और बिजली कर्मियों के बीच पाला खिंच गया है। निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत कर्मियों की चेतावनी के बावजूद समझौते का कोई रास्ता नहीं निकला और सोमवार को कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर चले गए हैं। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर समेत कई जिलों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं सुनी गई और अन्य काम भी प्रभावित रहे। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने सोमवार पूरे दिन कार्य का बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के पहले दिन सोमवार को ही सरकार की तैयारियां धरी की धरी रह गई। कंट्रोल रूम फेल तो विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए लगाई गई भारी भरकम टीम फॉल्ट दुरुस्त करना तो दूर, बहुतायत क्षेत्रों में इसे ढूंढ पाने में ही असफल रही। इसका फायदा बिजली कर्मियों ने उठाया और प्रशासनिक व्यवस्था को खूब झटकाया। फॉल्ट की मरम्मत सहित उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े कामकाज प्रभावित रहे। इस बीच ऊर्जा प्रबंधन और जिला प्रशासन ने बिजली सप्लाई बहाल रखने के लिए पुलिस के पहरे के साथ कई वैकल्पिक इंतजाम भी किए, लेकिन फॉल्ट के आगे सब कुछ फेल रहा। राज्य के कई जिलों में आपूर्ति ठप रही और लोगों को बिजली पानी के लिए परेशान होना पड़ा। पीलीभीत की तहसील कालीनगर में ग्राम सिमरा में महाराजपुर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विकास कार्यों में जमकर बंदरबाट किया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की, लेकिन जांच करने पहुंचे लोगों ने खानापूर्ति करते हुए जांच करके वहां से चले गए। ग्राम की दशा बेहद ही बुरी है। हल्का सा पानी बरसने के बाद ही ग्राम की गलियां दलदल में तब्दील हो जाती हैं और यहां गंदगी का अंबार लग जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रधान से कई बार कहा, लेकिन प्रधान इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और साथ ही शौचालय आवास के नाम पर ग्रामीणों से 20,000 प्रति आवास ग्राम प्रधान द्वारा लिए जा रहे हैं। हर 2,000 रुपये शौचालय के लिए जा रहे हैं। रुपए लेने के बाद ही ग्रामीणों को आवास और शौचालय का लाभ दिया जा रहा है। प्रधान और रोजगार सेवक प्रधान जमालुद्दीन और राजू रोजगार सेवक, इन्होंने पैसे लिए 20,000 के मुझसे। सर कह रहे सर मैं कि आवास दिलाने के लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ, इतना खर्चा हुआ मेरा है और इतनी लागत लगी हुई है।
सर उनको ही पता होगा ना कि खर्चा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। और सर गांव में देखिए नाली कुछ नहीं, हमारे गांव में योजना आई है, देखिए नाली गंदगी सब कुछ फैली पड़ी है। इसे कहने पे कहते हैं कि हम कहाँ से करें, ये वो है। भैया राजू ले गए, वो नरेगा काम कराई रहो, और 300 रुपया सचिन ले गए, और राजपूत सिमरा तालुका महाराजपुर। तुम्हारो आबाद दिवा देंगे, पन्नी के फोटो खींच के तुम्हारो 15 दिन के अंदर अंदर आबाद दिवाएंगे। वो अभी नहीं दिवाए, 2 साल हो गए, 30 साल लग गई। इस चीज़ की शिकायत आपने किसी से की है अभी तक? हाँ, एक बार हमने करी थी। किससे? वो आए हैं, कोई अधिकारी जानते नहीं हमसे। उसमें कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उनने कोई बातें नहीं बताई है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां गुलाबी गैंग ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मामले में गुलाबी गैंग ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की। गुलाबी गैंग की कमांडर अंजू के नेतृत्व में महिलाओं ने उप जिलाधिकारी जालौन को एक प्रार्थना पत्र सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की है। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के जालौन नगर क्षेत्र में तहसील दिवस पर गुलाबी गैंग की कमांडर अंजू के नेतृत्व में महिलाओं ने उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह को एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि जो लोग पात्र हैं उनसे सुविधा शुल्क न मिलने पर जिम्मेदार लोगों ने उन्हें पात्रता सूची में शामिल नहीं किया। इस पर उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस पात्रता सूची में आते हैं वो आवेदन करें, उनकी जांच कराकर उन्हें इस योजना का लाभ अवश्य दिया जाएगा। मामला ये है कि काफ़ी दिन पहले ये प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म डाले गए थे, उनकी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि फॉर्म कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि कोरोना आ गया था, इसलिए कागज़ों की फाइल दब गई या फेंक दिए, जो भी हों। तो हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इनकी जाँचें हों और जो वास्तविक गरीब हैं उन्हें आवास मिले। तो यहाँ पे जो SDM साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों की जाँच करवाएंगे। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में कुख्यात गौ तस्कर और 25,000 के इनामी बदमाश दानिश और सिकंदराबाद पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से कुख्यात दानिश घायल हो गया। बता दें कि आरोपी दानिश पहले हुई कई गौकशी की घटनाओं में वांछित है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस ने इनामी बदमाश दानिश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक, प्लास्टिक का कट्टा और 2 छुरी भी बरामद की है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीछे जातीय हिंसा की साजिश रचे जाने का खुलासा होने के बाद मथुरा जिले से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 युवक सोमवार को मथुरा से पकड़े गए हैं। इन लोगों के संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI से मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाथरस कांड के पीछे जातीय हिंसा की साजिश होने का खुलासा भी किया है। इसमें PFI का नाम सामने आ रहा है। इसके चलते प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट पर है। मथुरा जिले में भी अस्थिरता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के मानटोल पर और राया में भी हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। साथ ही संदिग्धों का शांति भंग में चालान भी किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे मानटोल पर सोमवार को पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। इनमें से एक युवक केरल का रहने वाला है, जबकि पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, जबकि इसका वहां पर कोई आधार और संगठन भी नहीं है। SP देहात श्रीश चंद्र ने बताया कि हम सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों भाई बहन ड्रग्स केस में मुंबई की जेल में बंद हैं, जिन्हें आज कुछ राहत मिलनी थी। रिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म होनी थी, लेकिन अभी उन्हें कुछ और दिनों तक जेल में रहना होगा, जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। रिया चक्रवर्ती को अभी 14 और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया समेत उनके भाई की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मालूम हो, रिया और शोविक को ड्रग्स मामले में NCB ने गिरफ्तार किया था। रिया भाईखला जेल में बंद है। रिया और शोविक कई बार कोर्ट में जमानत की याचिका डाल चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी बेल याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की गई है। NCB ने 9 सितंबर को 28 वर्षीय रिया को गिरफ्तार किया था। रिया और शोविक अब 20 लोगों में से हैं, जिन्हें पुलिस कुछ हफ्तों में NCB ने गिरफ्तार किया था। NCB सुशांत की मौत के मामले में जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही थी, जिस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।